जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज देखिए हम लोग देखेंगे आपके रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम हो रहा है उसमें आपका जो साइंस पूछा जा रहा है उसके आपको बायोलॉजी का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। इसमें हमने लगभग 55 से 60 क्वेश्चन बायोलॉजी के लिए हैं जो कि आपके ग्रुप डी के एग्जाम में अभी तक रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ेंगे और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए जो हमारा पहला सवाल है इसमें देखिए कि सारे आपके क्वेश्चन क्या है, वन लाइनर है। ठीक है, तो देखिए पहला हमारा सवाल है, मानव शरीर में किस ग्रंथि को तीसरी आंख भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पीनियल ग्रंथि को। पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है। ठीक है, आप इसे भी याद रखेंगे। ये जो भी आपके क्वेश्चन हम कराएंगे इसमें सभी एग्जाम में आपका जो भी रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है उसमें यह सवाल बहुत ही रिपीट हो रहा है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे। अगला सवाल है, सजीवों में निषेचन के दौरान नर और मादा युग्मकों का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है जिसे खाली स्थान कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। ठीक है, नर और मादा युग्मकों का संलयन जो होता है एक कोशिका बनाने के लिए होता है, उसको हम लोग युग्मनज कहते हैं। अगला सवाल है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं के लिए कोशिकांग को कोशिकाओं की आत्मघाती थैला कहा जाता है। तो आत्मघाती थैला किसको कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं लाइसोसोम्स को। ठीक है, आत्मघाती थैला किसको कहते हैं? लाइसोसोम्स को। और आपका जो कोशिका का ट्रैफिक पुलिस होता है उस किसको कहते हैं? गाल्जी बॉडी को। ठीक है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस बोलेगा तो गाल्जी बॉडी को, और आत्मघाती थैला बोलेगा तो लाइसोसोम्स को। और आपका बोलेगा कि पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस, तो आपका क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अगला सवाल है, विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है लेकिन उनके पास किसका अभाव होता है? खाली स्थान का अभाव होता है, तो रसधानी का। ठीक है, विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है लेकिन उनके पास रसधानी का अभाव होता है। अगला देखिए पांचवा सवाल है, कोशिका का वह बाहरी आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाहरी वातावरण से अलग करता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका का वह बाहरी आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाहरी आवरण से अलग करता है? प्लाज्मा झिल्ली। अगला सवाल है, कोशिका के केंद्र की खोज किसने की? तो कोशिका के केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट्स ब्राउन ने। ठीक है, केंद्र की खोज रॉबर्ट्स ब्राउन ने किया था। अगला है, एक सेल के नाभिक के अंदर कौन सा तरल निहित होता है? तो इसका आंसर होगा न्यूक्लियोप्लाज्मा। देखिए आठवां सवाल है, एंजाइम अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है ट्रिप्सिन। एंजाइम अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है ट्रिप्सिन। ठीक, अगला देखिए हमारा सवाल है, एक ऑर्गेनेल का नाम बताइए जो अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, जो पूरे सेल में वितरण किया जाएगा। किसके द्वारा? गाल्जी उपकरण के द्वारा। गाल्जी उपकरण को कोशिका का डाकघर भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। देखिए अगला सवाल है, कोशिकांग जिसमें चपटी झिल्ली से घिरा हुआ सिस्टर्न होता है, नाभिक के पास स्थित होता है, उसको गोल्गी कहते हैं। ठीक है, तो अगला देखिए 11 नंबर सवाल है, दांतों का सड़ना तब शुरू होता है जब पीएच से कम होता है। यानी कि दांतों का सड़ना कब शुरू होता है? जब पीएच मान क्या होगा? 5.5 से कम होगा तो दांत क्या हो जाएगा? सड़ना शुरू हो जाएगा। ईस्ट में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलियों से नए पौधे उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका वनस्पतिक प्रवर्धन या कायिक प्रवर्धन। ठीक है, देखिए 14 नंबर सवाल है कि किस जीव में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केचुआ। तो केचुआ जो होता है यह उभयलिंगी जीव होता है।
आप लोग याद रखें केंचुआ कौन सा जीव होता है, उभयलिंगी जीव होता है। अब देखिए अगला है हमारा कि हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है, तो क्या आंसर होगा इसका, मांसपेशी ऊतक। ठीक है, गति के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है, तो मांसपेशी ऊतक। पौधों में क्या रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है, तो पौधों में क्या होता है, स्टार्च, और मनुष्यों में क्या होता है, ग्लाइकोजन। ठीक है, पौधों में रक्षित तो आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है तो स्टार्च हो जाएगा, मनुष्यों में आपका ग्लाइकोजन हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है 17 नंबर, कौन सी एक विशिष्टीकृत कोशिका है जो विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचनाओं का संवहन करती है, तो आंसर इसका हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। अगला है कि किस जीव में कोशिका विभाजन या विखंडन से नए जीवों का निर्माण होता है, तो इसका आंसर होगा कि एक कोशिकीय जीव। ठीक है, एक कोशिकीय जीव में कोशिका विभाजन या विखंडन से नए जीवों का निर्माण होता है। तो ये था देखिए 18 नंबर सवाल। अब देखिए अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल 19 नंबर, एकल कोशिका जीव की पहचान करें। अमीबा, एकल कोशिका जीव कौन सा होता है, अमीबा। ठीक है, देखिए यहाँ पे है कि जाइलम का कार्य क्या है, तो जाइलम का कार्य क्या होता है, जाइलम जो होता है उसका कार्य है कि जल एवं खनिजों का संवहन करना। पौधों में जल एवं खनिजों का संवहन करना ये जाइलम के द्वारा होता है। और फ्लोएम का कार्य होता है कि खाद्य पदार्थों या भोजन का संवहन करना होता है। ठीक है, फ्लोएम का कार्य होता है खाद्य पदार्थों या भोजन का संवहन करना, और ये क्या होता है, संवहनी ऊतक भी होता है। ठीक है, देखिए अगला है, किस कोशिका का आकार बदलता रहता है, तो अमी का यानी कि अमीबा का। ठीक है, इसका आकार कोई निश्चित नहीं होता। ठीक है, तो इसका आकार क्या होता है, बदलता रहता है। किसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में वर्गीकरण किया गया है, विटामिन को। अगला है देखिए कि दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतराल जहां वे संचार करते हैं के लिए कौन सी शब्दावली सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिनेप्टिक दरार। ठीक है, दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतराल जहां वे संचार करते हैं के लिए कौन सी शब्दावली सही है, तो इसका आंसर होगा सिनेप्टिक दरार। कौन सा तत्व सामान्यतः प्रोटीन में नहीं पाया जाता है, कौन सा तत्व सामान्यतः प्रोटीन में नहीं पाया जाता, तो फास्फोरस नहीं पाया जाता। प्रोटीन में देखिए कौन कौन सा पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा CHON, यानी कि कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन और से नाइट्रोजन, ये 4 प्रोटीन में पाया जाता है। देखिए अगला है कि मानव आहार में आहारीय रेशे के कार्य को सही ढंग से दर्शाता है, तो पाचन में सहायता करता है। ये इसका आंसर होगा कि मानव आहार में आहारीय रेशे के कार्य को सही ढंग से दर्शाता है, यानी कि आहारीय रेशे का क्या कार्य होता है, वो पाचन में सहायता करता है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि कौन सा अंग आवृत्ति बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म में पुष्प के मादा प्रजनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, तो क्या आंसर हो जाएगा, जायांग। ठीक है, देखिए 27 नंबर है कि शरीर में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, तो जो अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट होता है वे वसा में परिवर्तित होकर संग्रहित हो जाते हैं। ठीक है, और इसी वसा के कारण मोटापा क्या होता है, बढ़ता है। आवृत्ति बीजी में कौन सा अंग पुष्प के नर प्रजनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, तो नर भाग कौन सा होता है, पुमंग या स्टेमेन। ठीक है, पुमंग होता है। देखिए 29 नंबर है, प्रोटीन मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है, प्रोटीन मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है, तो इसका आंसर होगा ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत के लिए हमको प्रोटीन की जरूरत होती है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, इसीलिए देखिए प्रोटीन क्या है कि मरम्मत के लिए, ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत के लिए इसका उपयोग करते हैं प्रोटीन का। तो जो जिम में जाते हैं तो एक्सरसाइज करने के बाद उनको सलाह दी जाती है कि एक्सरसाइज करने के बाद आप प्रोटीन का सेवन करें, यानी कि प्रोटीन खाएंगे तो उनका ऊतक के क्या हो जाएगा, मरम्मत होगा और ऊतक की वृद्धि होगी, तो उनकी बॉडी क्या होगी और बढ़ेगी। और कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य होता है कि ऊर्जा प्रदान करना, जैसे केले में भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसीलिए जिम जाने से
आधे घंटे या 20 मिनट पहले ये सलाह दी जाती है कि आप 2 से 3 केले खा कर जाइए, ताकि आपको ऊर्जा प्राप्त हो। ऊर्जा मिलेगी तो आप एक्सरसाइज अधिक करेंगे। ठीक है। 31वां सवाल है कि संतुलित मानव आहार में रफेज को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका क्या कारण होता है कि यह पाचन में सहायता करता है और कब्ज से बचाता है। देखिए अगला सवाल है हमारा 32 नंबर, कौन सा भोजन आप पेट के अतिरिक्त अम्ल को बेअसर करने के लिए सुझाएंगे। तो क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक जो फार्मूला होता है उसका होता है NaHCO3। कौन सा जीव स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार के पोषण को प्रदर्शित करता है। युगलिना। कौन सा जीव स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार के पोषणों को प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर होगा युगलिना। अगला है देखिए 34 नंबर, प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से शुरू होता है। तो प्रोटीन का पाचन पेट से शुरू होता है। ठीक है। स्तरीकृत स्क्वैमस एपिथेलियम खालिस्तान में पाया जाता है। तो यह त्वचा में पाया जाता है, स्किन में। पौधों में जड़ के रोम के माध्यम से होने वाली प्रक्रिया द्वारा होने वाले जल के अवशोषण को कहते हैं परासरण। अगला देखिए 37 नंबर, पौधे अंकुर के दूसरी ओर खालिस्तान हार्मोन के प्रसार के कारण प्रकाश की ओर झुकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीन। ठीक, ऑक्सीन के कारण जो भी है पौधे जो प्रकाश की ओर झुकते हैं। अगला है कि फलों में कौन सा हार्मोन विशेष रूप से अधिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को बाधित करता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार है। तो इसका आंसर होगा एब्सिसिक एसिड। अगला सवाल है, मानव में पित्त का स्राव किस में होता है। तो पित्त का स्राव जिगर या लीवर, ठीक है, लीवर में होता है। देखिए अगला है कि ट्रॉपिज्म का तात्पर्य अधिकतर किससे है। तो इसका आंसर हो जाएगा पौधे की दिशात्मक वृद्धि से। आपातकालीन हार्मोन के रूप में किसे जाना जाता है। तो एड्रिनल ग्रंथि को। आपातकालीन हार्मोन के रूप में एड्रिनल ग्रंथि को जाना जाता है। 43 नंबर देखिए सवाल है आपका कि कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो देखिए ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, और इसको याद रखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया या इंग्लिश में है और इसका हिंदी होता है सूत्रकणिका। 44 नंबर सवाल है कि खमीर कुछ प्रकार के जीवाणुओं या कुछ अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा चीनी को एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए की जाने वाली जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रिया क्या है। तो इसका आंसर होगा अल्कोहलिक किण्वन। ठीक है। अगला सवाल देखिए, मशरूम में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो मशरूम में सैप्रोट्रोफिक पाया जाता है। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी। तो इसका आंसर है तंत्रिका कोशिका। यह हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। 47 नंबर सवाल है, मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं। तो इसका आंसर होगा परिधीय तंत्रिका तंत्र। देखिए 48 नंबर सवाल है, कौन सी क्रिया समय के साथ प्रजातियों के अस्तित्व के लिए जिम्मेदार है। इसका आंसर होगा भिन्नता, यानी कि वेरिएशन। अगला है कि कौन सा अंग मूत्राशय के दाब को नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर होगा तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तंत्रिका तंत्र के माध्यम से ही हम लोग क्या मूत्राशय की जो दाब उसको नियंत्रित कर सकते हैं। अगला है आपका 50 नंबर, 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु में विखंडन कहाँ पे होता है। तो इसका आंसर होगा कोशिका द्रव्य में। देखिए अगला 51 नंबर है कि बीज के किस भाग से जड़ अंकुरण होता है। तो इसका आंसर होगा रेडिकल। 52 नंबर है कि अदरक एक प्रकंद है जिसका उपयोग खाना पकाने और स्वाद बढ़ाने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भूमिगत तना। अब देखिए हमारा है 53 नंबर,
पौधों की पत्तियों पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों के नाम बताइए। तो इसको क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। और अगला देखिए कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? ये भी आपका आंसर होगा स्टोमेटा के माध्यम से होता है। किसे फूल का मादा प्रजनन भाग कहा जाता है? तो जिनगोंग, ये आपके लिए नया होगा, ठीक है। जिनगोंग जो इस मादा भाग होता है। परागकण कहाँ पाए जाते हैं? तो परागकण जो थे वो परागकोश में होते हैं। अगला देखिए खाली स्थान एक साथ कई विखंडन के माध्यम से कई संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है। तो इसका आंसर होगा प्लाज्मोडियम। 58 नंबर क्वेश्चन है, ग्रंथि जो शरीर के तापमान को बनाए रखता है, इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अब देखिए अगला 59 नंबर, कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में गायब हो जाती है? तो क्या आंसर होगा? थाइमस ग्रंथि जो है वृद्धावस्था में क्या होती है? गायब हो जाती है। अगला देखिए 60 नंबर, विकासवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो विकासवाद का सिद्धांत है चार्ल्स डार्विन ने प्रस्तुत किया था। अगला है कि पौधों की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताएं किस प्रक्रिया से पूरी होती है? तो यह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पूरा होता है। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? तो सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ठीक है। पौधों में शर्करा का सामान्य परिवहन किस रूप में होता है? तो सुक्रोज के रूप में होता है। अगला देखिए 64 नंबर, किसे आशु ग्रंथि कहा जाता है? लेक्रमील ग्रंथि को आशु ग्रंथि कहते हैं। और देखिए हमारा 65 नंबर और यह अंतिम क्वेश्चन है, पाचन के बाद खाली स्थान प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है एमिनो एसिड, ठीक है। पाचन के बाद एमिनो एसिड प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है। तो ये था देखिए आपका पूरा 65 क्वेश्चन बायोलॉजी के, और ये आपके लगभग 27 जो एग्जाम हुआ चल रहा है, तो उससे लेके 15 तारीख तक जो एग्जाम हो उसमें से जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बायोलॉजी के, जो कि आपके आने वाली शिफ्ट में हो सकता है रिपीट हो, तो ये क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अपने जितने भी साथी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम देने वाले हैं तो उनको ये वीडियो जरूर से शेयर करें। थैंक यू।